हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 57 तक प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे इलस्ट्रेशन 58 पर। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ थर्मल पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो थर्मल पावर लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट दी है। ये हमें सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये सारे हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर सबसे पहले है शेयर कैपिटल। तो जो भी चेंज आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। रिजर्व्स इन सरप्लस नोट नंबर 1, तो नोट्स टू अकाउंट्स में देख लेते हैं। नोट नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ एक आइटम, दैट इज सरप्लस इन बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट में काम में आएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के निकालने के काम में आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिबेंचर्स ही है बस। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिबेंचर्स, इसमें जो भी चेंज आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और 10% जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा एज इंटरेस्ट, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड फाइनेंसिंग में एज आउटफ्लो लेस हो जाएगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिया है तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बन जाएगा। देन नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स दिए हैं, टैंजिबल एसेट्स मशीनरी, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। जो भी परचेज सेल ऑफ मशीनरी होगा और जो डेप्रीसिएशन होगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा एज नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इसमें जो भी चेंज होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंपैक्ट डालेगा और कैश इक्विवेलेंट्स का हम एंड में लगाएंगे तड़का। तो ये हमने पढ़ ली पूरी बैलेंस शीट। अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। क्या बोल रहे हैं कि डिबेंचर्स जो हमने इशू किए हैं वो हमने साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2020 को ही इशू कर दिए। इसका मतलब जो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होगा हम वो इशूड डिबेंचर्स को इंक्लूड करके पूरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया गया है 1 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचा गया था एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 ऑन विच डेप्रीसिएशन चार्ज वॉज 87,500 वॉज सोल्ड फॉर 1,87,500। हमें क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो वर्किंग नोट्स बनाना है वो बना लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पर इसके अलावा तो कुछ आइटम दिया नहीं है, सीधे रिजर्व्स एंड सरप्लस का हमारा ओपनिंग क्लोजिंग माइनस कर लेंगे और हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट हम मशीनरी अकाउंट जरूर प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए, तो मशीनरी अकाउंट में हमें क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया है 6,25,000 और क्लोजिंग दिया है 8,62,500। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 6,25,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 8,62,500। इस साल का डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 1 लाख। तो हम अपनी मशीनरी की वैल्यू उतने से रिड्यूस करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि हमने एक मशीनरी को बेचा 1,87,500 में। आ रहा है समझ में? और एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 2,50,000, उस पर अभी तक का डेप्रीसिएशन लग चुका था 87,500। ठीक है, तो 2,50,000 में से 87,500 गया, कितना बचा? 1,62,500। इसका मतलब 1,62,500 की वैल्यू वाली मशीन को हमने 1,87,500 में बेचा है, मतलब हमने प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, कितने? 25,000 के प्रॉफिट में बेचा है। तो हम 25,000 के गेन को भी रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन ऑन सेल 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट के हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए। अब टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 11,50,000। इसमें से जब आप माइनस करोगे 6,25,000 माइनस 25, तो आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? ये आपका मशीनरी जो आपने खरीदी है हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट परचेज हो जाएगा ये। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्टिविटी निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स।
अब क्योंकि ना कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है ना डिविडेंड वगैरह दिया है, तो डायरेक्टली हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे। तो माइनस 2,12,000 माइनस माइनस 2,68,750, तो इवेंचुअली क्या होगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2,12,000 माइनस माइनस 2,68,750 ये आपका हो जाएगा 56,250 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन सबसे पहले हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा, उसको दोबारा ऐड बैक कर लेंगे। आया समझ में, नॉन कैश आइटम। उसके अलावा हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमने जो भी डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, वो हमने साल के पहले पहले दिन इशू किए, तो हमारा साल के 1 अप्रैल को ही हमारा डिबेंचर्स का वैल्यू कितना हो गया होगा 3,75,000, तो 3,75,000 पर 10% कितना हो जाएगा 37,500। तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आप ऐड करोगे 37,500। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसके बाद आपका मशीनरी बेचने पर आपको 25,000 का गेन हुआ। ठीक है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, इसको लेस करेंगे, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 25,000 माइनस कर लोगे। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बोली गई है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को हमने प्रॉफिट पे बेचा है 20% के। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000 की थी, अब 1,50,000 की हो गई। इसका मतलब हमने 1,00,000 की नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, मतलब आपने 1,20,000 में बेचा होगा। आ रहा है समझ में? तो 20,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे, वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। तो गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स कितना हो जाएगा आपका 20,000, तो माइनस कर दोगे उस गेन को। अब ये नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जितने थे आपने प्लस माइनस करके इनका इफेक्ट हटा दिया, तो हमें मिल जाएगा प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा 1,48,750। क्लियर हो रहा है? तो 56,250 प्लस 1,00,000 प्लस 37,500 माइनस 25,000 माइनस 20,000, तो 148,750 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स 3,37,500 थे, अब 2,37,500 हो रहे हैं, मतलब 1,00,000 से हमारे ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये जो 1,00,000 से ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, जब भी डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज होता है उसको हम क्या करते हैं, लेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लेस वाली कैटेगरी में डाल देंगे ट्रेड पेबल्स कितने से, 1,00,000 से। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा इन्वेंट्रीज 3,75,000 था, 5,00,000 हो गया। तो करंट असेट्स अगर आपके बढ़ते हैं तो वो आपका लेस वाली कैटेगरी में जाता है। तो इन्वेंट्रीज 1,25,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इसको हम लेस में डाल देंगे। तो इन्वेंट्रीज 1,00,000 माइनस 1,25,000 कर दोगे इसको। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स 56,250 था, अब कितना हो गया 3,00,000। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहा है 243,750 से, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस वाली कैटेगरी में। चलिए, तो अब हम 1,48,750 में से जब माइनस करेंगे 2,43,750 माइनस 1,25,000 माइनस 1,00,000, तो आपका बचेगा आंसर कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 3,20,000। क्यों डायरेक्टली कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्यों आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी टैक्स पेड आ ही नहीं रहा है, कुछ दिया ही नहीं हुआ है। तो डायरेक्टली हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की जगह डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया इतना? चलो सेकेंड एक्टिविटी पे आ रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो हम सेल ले लेते हैं। 1,87,500 हमने मशीनरी बेची और एक 5,00,000 की मशीनरी खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं परचेज ऑफ मशीनरी 5,00,000 आउटफ्लो हुआ है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 1,87,500 हुआ, और हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी बेचा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये वाली ले ली, ठीक है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी ले लिया। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचा तो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट को, लेकिन कितने में बेचा, 1,20,000 में बेचा, तो आपको कैश इनफ्लो कितना हुआ होगा 1,20,000 प्रॉफिट को मिला के।
ठीक है, तो हमें मतलब कितना है, हमें मतलब कैश फ्लो से है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को बेचा 20,000 के प्रॉफिट पे, तो टोटल आपने सामने वाले से कितना लिया 1,20,000, तो 1,20,000 आपकी प्रोसीड्स हो गई फ्रॉम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। चलिए, तो -5 लाख प्लस 187,500 प्लस 1,20,000, तो ये आपका आ जाएगा -1,92,500, ये आपका आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब आ जाते हैं थर्ड एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले 10 लाख शेयर कैपिटल था, 15 लाख का हो गया, तो 5 लाख के शेयर्स इशू किए, तो हमें उसके बदले में प्रोसीड्स मिले होंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स 3,75,000 के हो गए, 3,12,500 के थे, मतलब आपने 62,500 के डिबेंचर्स और इशू किए हैं, तो उसके बदले में आपको प्रोसीड्स मिला होगा। तो 62,500 से आपका प्रोसीड्स फ्रॉम 10% डिबेंचर्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और इन्हीं डिबेंचर्स पे आपने पूरे साल के दौरान जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो आप पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दोगे, तो ये आपका 37,500 का आउटफ्लो हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी निकाला था जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर रहे थे। क्लियर हो गया? चलिए, तो 5 लाख आया प्लस 62,500 आया माइनस 37,500 गया, तो कितना बचा 5,25,000। अब 5,25,000 आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया? तो ये तीनों एक्टिविटीज़ से हमारे कैश फ्लोज आ चुके हैं, हमारी डिश जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है, बस अब एंड का तड़का बचा है। चलो, तो लास्ट का एंड का तड़का लगा लेते हैं। 3,20,000 ऑपरेटिंग में गया, माइनस 1,92,500 इन्वेस्टिंग में गया, प्लस 5,25,000 फाइनेंसिंग में आया, तो 12,500 आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। दैट इज 1 + 2 + 3, तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़ने के बाद। अब इसमें एंड का तड़का लगाएंगे जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को इसमें जोड़ेंगे, दैट इज 75,000 को, तो ये आपका बराबर आना चाहिए क्लोजिंग के बराबर, 87,500 आना चाहिए। चलिए, तो 75,000 को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब 75,000 में हम ऐड करेंगे 12,500, तो कितना आ रहा है 87,500, जो कि बिल्कुल परफेक्टली हमारा क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है। ठीक है, ये था आपका इलस्ट्रेशन 58। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, इजी क्वेश्चन था, और इसका एक बार ये वर्किंग नोट भी चेक कर लो। अब बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 59। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पिनिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ₹28,000। इतनी खुशी हमें जीवन में प्राप्त नहीं हुई है जितना ये एक स्टेटमेंट पढ़कर हमें खुशी हो गई। क्यों? क्योंकि अब इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो इतना पूरा मेहनत हमें करना होता है एक क्वेश्चन में, उसका मेहनत उन्होंने आपको आधा करके दे दिया। सीधे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो मिल रहा है वो उन्होंने डायरेक्टली बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ पिनिकल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। ठीक है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकालना पड़ेगा कैश फ्लो, जो कि बड़ा ही आसान है। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। चलो, बैलेंस शीट देख लेते हैं। 31 मार्च 2018 ये हमें सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। 31 मार्च 2019 ये सारे हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, चलो, तो अब क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें सारी चीज़ें दे चुके हैं, तो अब हम ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग वाली चीज़ों को मार्क करते जाना है। शेयर कैपिटल में जो भी चेंजेस होंगे फाइनेंसिंग में आएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 पे आ जाओ। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम में आता है, तो इसको अभी हम इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे मतलब का नहीं है इस क्वेश्चन में। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में है 9% डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9% डिबेंचर्स। अब 9% डिबेंचर्स में जो भी चेंज होगा, ठीक है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा,
और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का दो जगह इंपैक्ट आता है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो ऑलरेडी हमको कैश फ्लो दे चुका है, तो इतनी खुशी हो रही है, तो हमें सीधे सीधे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको एज आउटफ्लो दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को। क्लियर है? करंट लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है? करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी इसको इग्नोर करना है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो टैंजिबल असेट्स दिए, आ जाते हैं नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 में टैंजिबल असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, तो ये दोनों हमें दिया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो सकता है हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़े यहाँ पर, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा जो भी आएगा, ठीक है, बाकी हमें ऑपरेटिंग से अभी यहाँ पे मतलब नहीं है। इंटैंजिबल असेट 76,000 था, 36,000 हो गया, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली इंटैंजिबल असेट जो है गुडविल है, ये इंटैंजिबल होगा, ठीक है, तो अब गुडविल राइट ऑफ हो रही है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो रहा है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है ऐड करते हैं एज नॉन कैश एक्सपेंस, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो कैश फ्लो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो हमें इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं करंट असेट्स पे, तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो है, ठीक है, इन्वेंट्रीज आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पर हमें उससे मतलब नहीं है। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बचा, इसका बस हम क्या लगा देंगे एंड में तड़का। तो इतना प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, कि दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है, हमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकाल कर दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। यू आर गिवन फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है? मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 90,000, ठीक है, उस पर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर चुके हैं कितना, 23,000, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। इसका मतलब क्लियरली हमें मशीनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट दोनों के लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। 9% डिबेंचर्स जो इशू किए हैं वो हमने 1 अप्रैल 2018 को ही इशू कर दिए हैं, मतलब साल के पहले पहले दिन इशू कर दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कैलकुलेट होगा वो हमारा इशू करने के बाद जो बैलेंस आएगा, दैट इज अभी जो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसी पर पूरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बढ़िया और बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये लिखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने हमें आंसर दे दिया है। तो चलो, यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 28,000। तो हमें वो पूरी मेहनत वर्किंग नोट्स वाली और पूरी जो हम अपना जी जान पसीना बहाते हैं वो हमें नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके लिए हमें 2 लेजर अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक मशीनरी अकाउंट का और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का। चलिए, तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 6,04,000, 8,86,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ओपनिंग 80,000, क्लोजिंग 1,40,000। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,04,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 8,86,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,40,000। ठीक है, तो दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए। इसके बाद जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानकारी दी गई है वो ये कि एक मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 90,000, ठीक है, उस पर हमने 23,000 का डेप्रीसिएशन अभी तक क्या हो चुका है, अक्यूमुलेट हो चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली हम क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में से हम यूटिलाइज कर लेंगे जो मशीनरी को हम बेच रहे हैं उस पर अभी तक कितना डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो चुका है। तो अब क्योंकि मशीनरी बेच रहे हैं उसका डेप्रीसिएशन हम यहाँ से हटा देंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो कितना आप डेबिट कर दोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 23,000। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, और मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 90,000 की थी। तो ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कॉस्ट नहीं बोला है, उन्होंने बुक वैल्यू बोला है। इसका मतलब ये डेप्रीसिएशन लगने के बाद इसकी जो वैल्यू बच रही है वो 90,000 होगी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है कि 90,000 में से 23,000 माइनस करोगे फिर आपका अमाउंट आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। ऑलरेडी उन्होंने आपको बुक वैल्यू निकाल के दे दिया है
कि एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 90,000 आ रही थी, उसको हमने बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, मतलब 90,000 प्लस 12,000, 1,02,000 में बेचा है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो बाय बैंक अकाउंट आप 90,000 की बुक वैल्यू वाले असेट को हमने 12,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 1,02,000 में बेचा होगा। और यहाँ पर 12,000 का आप गेन रिकग्नाइज कर लोगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है इन दोनों लेजर अकाउंट्स की। अब आ जाते हैं इन लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने पे। टोटल करो, यहाँ पर कितना हो रहा है 1,63,000। 1,63,000 में से 80,000 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर 83,000। तो ये 83,000 क्या हो जाएगा, ये हमारा करंट ईयर का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। बट क्या हमें इस क्वेश्चन में इस डेप्रीसिएशन से मतलब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना ही नहीं है। क्लियर हो गया इतना? तो 83,000 आपने डेप्रीसिएशन आ गया। देन प्लांट एंड मशीनरी को करते हैं टोटल। प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,11,000, उसमें से 6,04,000 और 12,000 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,95,000। तो ये 3,95,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है क्या हो जाएगा, इतनी हमने मशीनरी परचेज की है, तो टू बैंक अकाउंट। इतना क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। अब बताओ ज़रा इसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो मशीनरी खरीदी, ये आएगा। देन मशीनरी बेची, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,95,000 आउटफ्लो हुआ, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000 इनफ्लो हुआ। ठीक है, तो नेट कितना आ जाएगा 2,93,000। 2,93,000 आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं बैलेंस शीट पर। ठीक है, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम था, वो हम पूरा ले चुके हैं। आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। 5 लाख था शेयर कैपिटल, अब 9 लाख हो गया। तो 4 लाख से शेयर्स हमने इशू किए तो प्रोसीड्स मिले, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख हो जाएगा। देन आ जाते हैं डिबेंचर्स पे। तो 9% डिबेंचर्स 2 लाख के थे, अब 3 लाख के हो गए। ठीक है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट पेड ऑन 9% डिबेंचर्स निकालना है। ठीक है, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो आपको ये बताया गया है कि हमने जो नए डिबेंचर्स इशू किए वो 1 अप्रैल 2018 को इशू कर दिए, मतलब पूरे साल भर हमारे डिबेंचर्स का वैल्यू 3 लाख रहा। तो 3 लाख पे आप जब लगाओगे 9% तो आपका कितना आ जाएगा 27,000। तो 27,000 आपका क्या आ जाएगा कि आपने इंटरेस्ट पे किया, तो आउटफ्लो हो जाएगा 27,000 का। तो 5 लाख में से जब 27,000 माइनस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,73,000। इतना हो गया, सॉरी हमारा 2,08,000 आ जाएगा। ये तो हम टोटल कर रहे हैं। 5 लाख में से 27,000 माइनस किया तो 4,73,000 आ जाएगा। अब इतना क्लियर हो गया? तीनों एक्टिविटीज से कितना कितना कैश फ्लो हो रहा है ये हमें पता है। ऑपरेटिंग से दिया हुआ था, हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कैश फ्लो निकाल लिया। चलो तो 28,000, अब तीनों का एंड का तड़का लगाना है। 28,000 ऑपरेटिंग से आया, माइनस 2,93,000 इन्वेस्टिंग में गया, प्लस 4,73,000 हमारा क्या हो जाएगा फाइनेंसिंग से आया। तो 2,08,000 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नेट इंक्रीज। ठीक है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आ जाएगा आपका 2,08,000। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से हटा के। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक्टिविटी के कैश फ्लोज को टोटल करके हमारा नेट इंक्रीज आ रहा है 2,08,000 का। अब आ जाते हैं इसमें नेट इंक्रीज में हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स का ले लेते हैं। तो 20,000 प्लस 1,40,000 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 1,40,000 1,60,000 हो जाएगा। तो 2,08,000 प्लस 1,60,000 कितना हो जाएगा टोटल 3,68,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है। 1,30,000 प्लस 2,38,000 तो डेफिनेटली ये आपका 3,68,000 परफेक्टली बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी बहुत मेजर नहीं था। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 60। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 होगा ये।
प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 31 मार्च 2020 दैट इज सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, 31 मार्च 2021 सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर हमें शेयर कैपिटल दिया है, तो जो भी चेंज आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड नोट नंबर 1 दिया हुआ है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखो। अच्छा, तो यहाँ पे 3 आइटम्स दिए हैं, क्या क्या, कैपिटल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा कहाँ आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट में, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। आ रहा है समझ में? चलो, बाकी कैपिटल रिजर्व का क्या होगा वो आप देखते जाना। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिबेंचर्स। तो इसमें जो भी चेंज होगा, इशू किया, रिडीम किया, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन 12% से जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से एज आउटफ्लो माइनस होगा। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन दिया है, ठीक है, तो ये भी बोरोइंग किसी भी प्रकार की हो जो हमने लोन लिया है, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। ट्रेड पेबल्स के जो भी चेंज है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इम्पैक्ट करेगा। असेट्स में नॉन करेंट असेट्स में हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टैंजिबल असेट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर हमें अलग से मशीनरी एट कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम अलग से एक मटके में इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर मशीनरीज की वैल्यू से कम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी परचेज सेल ऑफ मशीनरी होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा और जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन कैश एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में जो भी चेंज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा। करंट असेट्स, ठीक है, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है, तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इम्पैक्ट करेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हम एंड में लगाएंगे तड़का। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 20,000, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट बोला है, बुक वैल्यू नहीं बोला है, ठीक है। तो मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 20,000, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका था 15,000, वॉज सोल्ड फॉर 12,000, मतलब 20,000 की कॉस्ट थी, उसमें से 15,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब 5,000 वैल्यू बची है। तो 5,000 की वैल्यू वाली मशीन को हमने 12,000 में बेचा है, मतलब गेन में बेचा है, ठीक है, 7,000 के गेन में बेचा है। Then during the year non-current investments were sold at a profit of 20% which is transferred to capital reserve। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी बेचा है लेकिन 20% के प्रॉफिट पे, और वो प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेकर गए हैं, हम उसको हमने डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, जो आपको कैपिटल रिजर्व दिख रहा था यहाँ पर, ये हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? जो कैपिटल रिजर्व हमें यहाँ पे दिख रहा था वो हमारा इन्वेस्टमेंट्स का जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट्स को हमने जो प्रॉफिट पे बेचा है 2,000 वो है। इतना समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है एट पार ऑन 1 अप्रैल 2020, तो साल के पहले दिन ही हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है, तो इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। टैक्स ऑफ 15,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना टैक्स पे किया ये भी बता दिया। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड हमने कितना पे किया? 25,000। अब बोर्ड हैड प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड यहाँ पर है प्रपोज किया था जो पिछले साल से रिलेटेड है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एट द रेट 10%, लेकिन शेयर होल्डर्स डिड नॉट डिक्लेयर और अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड। अब शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, तो जब भले ही बोर्ड ने प्रपोज कर दिया है लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया तो डिविडेंड पे ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया, तो कोई पेमेंट भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इतना? चलो बढ़िया। अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम पूरे वर्किंग नोट्स अपने रेडी कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 35,000 माइनस 30,000 दैट इज 5,000 आ जाएगा, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ जाएगा, कितना 20,000 था और 33,000 हो गया, मतलब 13,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है।
चलिए एक एक करके यहाँ पर लेते जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो 35,000 माइनस 30 दैट इज 5,000 आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे आप कितना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है 13,000। और उसके बाद आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखो, टैक्स ऑफ 15,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस या प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करके चलेंगे कि पिछले साल का जो प्रोविजन था, ठीक है 15,000, वो इस साल पे किया होगा और इस साल भी हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया होगा। तो जितना पे किया 15,000 हम मान के चलेंगे, इतना ही प्रोविजन हम इस साल क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 का आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 15,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। और इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड भी हमने पे किया 25,000। तो ये सब आपके प्रॉफिट से एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं जिनको आप दोबारा ऐड बैक कर रहे हो, ताकि आपका क्या आ पाए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमारा कितना आ गया, 58,000। 5,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्किंग नोट, जहां पे हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कर लिया। चलिए, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये फर्स्ट फिगर जो है इसको लिख लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा कितना आ जाएगा, 58,000। चलिए, अब बाकी वर्किंग करनी है हमें, ठीक है, जहाँ डेप्रीसिएशन वगैरह सब निकालना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 3,50,000, क्लोजिंग 4,70,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग 50 और क्लोजिंग 60,000। चलिए, तो यहाँ पर दोनों लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,70,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, ओपनिंग, टू बैलेंस कैरीड डाउन 60,000। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया था, ध्यान से, मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 20,000, उस पर अभी तक अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लग चुका है 15,000, उसको हमने बेचा है 12,000 में, ठीक है। ये सारे फिगर्स याद रखते हैं। तो हमारे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में अब जो मशीनरी बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है, उसको यूटिलाइज करने का समय आ चुका है। तो 15,000 लग चुका है, तो टू मशीनरी अकाउंट में हम 15,000 कर देंगे डेबिट यहाँ पर, और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 15,000। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि आपने वो मशीनरी को 12,000 में बेचा, तो बाय बैंक अकाउंट सेल्स आप कितना दिखा दोगे, 12,000। और जैसा कि हमने निकाला था 20,000 की कॉस्ट थी, उसमें से 15,000 अगर डेप लग गया तो 5,000 अब उसकी वैल्यू बची। तो 5,000 वाली वैल्यू की मशीन को अगर हम 12,000 में बेच रहे हैं तो 7,000 का क्या हो रहा है, गेन। तो गेन को रिकग्नाइज कर लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतना क्लियर हो गया। तो ये सारी डिटेल्स हमने अच्छे से वर्कआउट कर ली हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर टोटल करने पर। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 75,000, उसमें से 50,000 गया, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा 25,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया होगा और इस मटके में इकट्ठा किया होगा। आ रहा है समझ में। इसी तरह मशीनरी पे आ जाते हैं। तो मशीनरी का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,97,000, उसमें से आप माइनस कर लो 3,57,000, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, 1,40,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपने इतनी मशीनरी खरीदी होगी। तो टू बैंक अकाउंट आपका आ जाएगा 1,40,000। इतना क्लियर हो गया। ये दोनों वर्किंग नोट्स देख लो, मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक बार एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं। मशीनरी का इम्पैक्ट ले लिया, ठीक है, डेप्रीसिएशन वगैरह सब कंसिडर कर लिया, ठीक है, और टैक्स 15,000 जो पे किया है उसको भी हम बाद में लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इंटरिम डिविडेंड का भी इम्पैक्ट हम ले चुके हैं। अब एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का भी हम एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं। चलो, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया है, 50,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। तो यहाँ पर आ जाते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट्स होगा, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। इसका मतलब आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा होगा, कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। मतलब 10,000 का 20% कितना हो जाता है, 2,000, मतलब आपने 12,000 में बेचा होगा।
तो बाय बैंक अकाउंट सेल्स आपका 12,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 2,000 का गेन रिकग्नाइज तो करोगे लेकिन P&L अकाउंट में नहीं लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली बोला है जो गेन हुआ उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में नहीं जोड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर सीधे सीधे उस गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,000 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सारे वर्किंग नोट्स अच्छे से समझ में आ गए। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हम निकाल चुके हैं। इसमें सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे जो हमने डेबिट किए थे। तो सबसे पहले तो हमारा डेप्रीसिएशन ही हो जाएगा। हमने 25,000 का डेप्रीसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकाला था वर्किंग नोट नंबर 3 में 25,000, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, तो यहाँ पर हमें क्लियरली बोल दिया गया था कि जो डिबेंचर्स है उनको रिडीम कर दिया है हमने 1 अप्रैल को ही। तो साल के शुरुआत में ही हमारा बैलेंस डिबेंचर्स का कितना हो गया, 80,000। तो पूरे साल जो आपका इंटरेस्ट का मीटर घूमेगा वो आपका 80,000 पे घूमेगा। तो 80,000 का 12% कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9600। तो यहाँ पर 9600 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको भूलना नहीं है, आपने मशीनरी अकाउंट में मशीनरी को एट प्रॉफिट बेचा है, गेन पे बेचा है, तो वो 7,000 का जो गेन है वो आपके P&L में ऐड हुआ होगा प्रॉफिट में, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर हम लेस गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,000 कर देंगे। इतना क्लियर हो रहा है? यहाँ पर एक और गेन है, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी हमने 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, बट लेकिन सवाल ये है, हमें डायरेक्टली बोल दिया गया था कि उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जा रहे हैं, वो सीधे कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। अगर आपको ये बात नहीं बोली होती तो हम ये वाला गेन भी वहाँ से नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरह माइनस करते, लेकिन क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि कैपिटल रिजर्व में लेके जा रहे हैं ये 2,000, इसीलिए उसको हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा आया ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट में वो मिला ही नहीं हुआ है 2,000, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व की गुल्लक में जा चुका है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का कचरा हटाने के बाद हमारे पास अब क्या बचने वाला है। चलो, तो 58,000 में पहले ऐड कर लेते हैं 25,000 प्लस 9600 और माइनस कर लेते हैं 7,000। तो हमारे पास बच रहा है 85,600। 85,600 हमारा अब क्या कचरा हटाने के बाद बचेगा, प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स, और लेस कर देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स। चलिए, तो यहां पर ट्रेड पेबल्स, ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम इम्पैक्ट ले चुके हैं। ट्रेड पेबल्स 60,000 था, अब 1,65,000 हो गया, मतलब हमारे करंट लायबिलिटीज बढ़ रहे हैं। तो हम 1,05,000 से अपना ऐड वाली कैटेगरी में ट्रेड पेबल्स दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं करंट असेट्स में। इन्वेंट्रीज 30,000 थी, अब 52,000 हो गई, तो हमारे करंट असेट्स बढ़ रहे हैं। तो करंट असेट्स बढ़ते हैं तो लेस होता है, तो लेस वाली कैटेगरी में इन्वेंट्रीज दिखा देंगे हम। 22,000 से जो इंक्रीज हुआ उसको लेस करेंगे। सिमिलरली हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 था, अब 60,000 हो रहा है, तो ये भी 20,000 से बढ़ रहा है, इसको भी हम लेस वाली कैटेगरी में दिखा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर 85,600 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उसमें ऐड कर देंगे 1,05,000 और माइनस कर देंगे 22,000 माइनस 20,000। तो आपका 1,48,600 क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। क्लियर हो रहा है इतना? अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि पिछले साल का जो प्रोविजन होगा उसमें से हम 15,000 टैक्स पे कर चुके हैं। ठीक है, तो 15,000 का टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो माइनस 15,000 कर देंगे। तो 1,48,600 माइनस 15,000 कितना हो गया, 1,33,600। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। देख लो, ये फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व हो चुकी है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे, हमारी सेकेंड एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मशीनरी अकाउंट पे आ जाते हैं।
यहाँ पर हमने कितने में मशीनरी बेची, 12,000 की मशीनरी बेची और एक मशीनरी खरीदी 1,40,000 की। तो पहले इसका इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 12,000 एंड परचेज ऑफ मशीनरी हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आया था 1,40,000 आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, सिमिलरली तो मशीनरी अकाउंट से हमने आई थिंक सारे फिगर्स ले चुके हैं, यस। इसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी सब सारे फिगर्स कंसिडर हो चुके हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में हमने कितने की नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, 12,000 की बेची हैं। तो आपका टोटल 12,000 प्रोसीड्स हो जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो 12,000 प्रोसीड्स हो जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एज पर वर्किंग नोट नंबर 4। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। -1,40,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 ये आपका आ जाएगा -1,16,000। तो ये आपका माइनस में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हो गई आपकी सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट। ठीक है, अब आ रहे हैं थर्ड एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमारी लास्ट एक्टिविटी है। चलिए तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं बिल्कुल ध्यान से। शेयर कैपिटल 3 लाख था, अब 3.5 लाख हो गया। तो 50,000 से शेयर्स इशू किए तो हमें प्रोसीड्स मिले होंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 50,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम खत्म हो गया। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग आ चुके हैं, पूरा हम कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ बचा नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हमारा कितना था, 1 लाख था डिबेंचर्स, अब 80,000 हो गया, मतलब 20,000 के अपने डिबेंचर्स क्या कर दिए, रिडीम कर दिए। तो आपका आउटफ्लो हो रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इन्हीं डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट भी पे किया है 9600 का, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला था। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12% ऑफ 80,000। ठीक है, तो 9600 का आपने इंटरेस्ट भी पे किया, ये भी आपका आउटफ्लो हो जाएगा। चलिए, तो इसको भी हम पूरी तरह से कंसिडर कर चुके हैं। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग 25,000 थी, अब 15,000 हो गई। तो यहाँ पर भी हमने रीपेमेंट कर दिया है अपना लोन को। ठीक है, तभी हमारा लोन का अमाउंट कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बैंक लोन रीपेड 10,000 से। क्लियर हो गया इतना? चलिए उसके बाद देख लेते हैं और हमारा क्या बचा हुआ है। इसका भी इम्पैक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये भी सब हो चुका है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स में हमारा क्या और चीज़ बची है जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। इंटरिम डिविडेंड, यस, तो हमने डिविडेंड भी पे किया 25,000 का। प्रपोज डिविडेंड को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अप्रूव ही नहीं किया, तो पेमेंट की बात ही नहीं होगी। तो 25,000 का जो इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया है उसको हम लेस कर देंगे, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 9600 माइनस 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा -14,600। तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ से आपके कैश फ्लो आ चुके हैं। हमारी बेसिक डिश प्रिपेयर हो गई है, अब बस तड़का लगाना है इसमें। तो चलो सबसे पहले तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज को लगाते हैं टोटल। 133,600 ऑपरेटिंग में आया, माइनस 1,16,000 इन्वेस्टिंग में गया, माइनस 14,600 फाइनेंसिंग में गया। तो 3,000 हमारा क्या बचा, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नेट इंक्रीज आ गया आपका तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़कर। अब इसमें हम ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जोड़ देंगे। ठीक है, दैट इज़ 1,15,000। तो ये आपके बराबर आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस के। तो 1,15,000 प्लस हमारा नेट इंक्रीज दैट इज़ 3,000, आपका टोटल आ जाएगा 1,18,000, जो कि परफेक्टली आपके क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। इसमें मेन एक आपको छोटी सी चीज़, बस वो कैपिटल रिजर्व वाली जो चीज़ थी, ठीक है, जो थोड़ी डिफरेंट थी बाकी क्वेश्चन से, जो हमें ध्यान में रखना है, और बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 58 से लेके 60 तक तीनों इलस्ट्रेशंस अच्छे से देख लिए। आपको कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी इलस्ट्रेशंस बचे हुए हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।